जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सत्ता संग्राम। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 7 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। तमाम राजनीतिक दल अब हर नई सुबह जनता को एक नए उत्तर प्रदेश की उम्मीद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा हो या बसपा, सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ जहां कांग्रेस यूपी चुनाव में महिला मतदाताओं को अपनी तरफ करना चाह रही है, तो वहीं भयमुक्त और सुरक्षित यूपी के नारे को कायम रखते हुए बीजेपी महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं सपा और बसपा भी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की दलील दे रहे हैं। शायद ये यूपी के चुनावी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रह रहकर जनता के मुद्दे अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे हों। कांग्रेस जब महिलाओं का मुद्दा उठाती है तो इसी बहाने सभी राजनीतिक दल महिलाओं की बात करते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी जब मुफ्त बिजली की बात करती है तो सपा भी मुफ्त बिजली का ऐलान करती है, बीजेपी भी मुफ्त बिजली का वादा करती हुई नजर आती है। इन सब के बीच आज कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए यूपी के युवाओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए यूथ मैनिफेस्टो का ऐलान किया। कांग्रेस के इस यूथ मैनिफेस्टो में यूपी में रोजगार के मुद्दे को हवा दे दी गई और ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि रोजगार को लेकर यूपी में चुनाव लड़ रहे तमाम राजनीतिक दलों के वादे और दावे क्या है तमाम राजनीतिक दलों के वादे और दावे रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश की युवाओं के सामने, जनता के सामने ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो की अहम बातें। यूपी में शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की यूथ मैनिफेस्टो में आज कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भी भरने का आश्वासन दिया गया है। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा केंद्रों में खाली पदों को भरा जाएगा। सभी परीक्षाओं के फॉर्म के शुल्क माफ होंगे और विद्यार्थियों के ट्रेन यात्रा की जो फीस है वो साफ तौर पर उसमें छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के रोजगार के दावे हैं कि 6,65,000 युवाओं को बीते 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली है और बीजेपी ये कहती है कि सपा और बसपा के कार्यकाल से अधिक नौकरियां दी गई है। 6,65,000 अधिक युवाओं को रोजगार देने का जो वादा है उसे बीजेपी ने पूरा किया है, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो वहीं सपा और राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सपा ने कहा है कि सरकार बनने के बाद 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आरएलडी ने कहा है कि निजी और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन आयु की सीमा को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। 28 साल तक की इस आयु को बढ़ाने का जो ऐलान है वो किया गया है। तो साफ तौर पर युवाओं और रोजगार का मुद्दा आज उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में चारों तरफ घूमता हुआ नजर आया। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस हो या सपा हो या बीजेपी हो या आरएलडी हो, सभी दल प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए अपने अपने पिटारों से रोजगार के अवसर निकाल रही हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो सरकार को उसके वीक पॉइंट्स पर वार करे। तो वहीं बीजेपी इस बात की कोशिश में है कि पूर्व सरकारों के कार्यकालों से अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए जनता के सामने वोट मांगे जाए। ऐसे में यूपी का यह चुनाव जो है वो दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। आज एक और बड़ी घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश में घटी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म किया। किसने खत्म किया, जरा आप खुद सुन लीजिए। और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जी। तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। आपको किसी और तो आज कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में
क्या उनके सिवा और कोई कांग्रेस का चेहरा नजर आ रहा है? यानी उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश कर दिया है। तो आज सत्ता संग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रोजगार के ये वादे दावे केवल चुनावी जुमले हैं या फिर सच्चाई है, और पता करने की कोशिश करेंगे कि यूपी के पारंपरिक मुद्दों के जरिए पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर जनता के मुद्दों के जरिए चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी के यूपी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जो उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण है वो कितना दिलचस्प और नया रोमांचक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा मोहन पांडे जी। मैं स्वागत करूंगा कृष्णा मोहन पांडे जी का। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विनय सिंह जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ रत्नेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों मेहमानों को हम जल्द ही सामने लाएंगे स्क्रीन पर। और शुरुआत सबसे पहले कृष्णा मोहन पांडे जी आपसे मैं करूंगा। कृष्णा साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा है कांग्रेस का चेहरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। क्या ये प्रियंका गांधी का जो चेहरा है इससे अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है और दावेदारी जो है सत्ता को लेकर, उसमें कोई दिक्कत आती हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं हो कि कम से कम उन्होंने एक प्रोजेक्ट तो किया खुद को, और ये बताने का प्रयास तो किया कि कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी चेहरा तो है। अभी तक तो बिना पता ही नहीं चलता था कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। खैर, उन्होंने खुद को घोषित किया, शुभकामनाएं उनको। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता विकास के राह पर अब आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब वो दिन सवर गए जब यहाँ पे अपराध की दस्ती हुआ करती थी। अब वो दिन सवर गए जब यहाँ पे विकास के नाम पर शून्यता हुआ करती थी। अब 5 वर्षों में कुछ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 से लेकर 22 में 5 वर्षों में खास तौर से जब कोरोना काल रहा, इसमें भी उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है वो बड़े ही तेजी से बढ़ी। और आज स्थिति ये है कि पहले गाजीपुर का लड़का ये सपना देखता था कि मैं गाजीपुर दिल्ली जैसा बन जाए, गाजीपुर नोएडा जैसा बन जाए, परंतु आज गाजीपुर का लड़का बेल्जियम के सपना देखता है, बलिया का लड़का अमेरिका जैसी व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह की सुविधाएं भारत में उत्तर प्रदेश में हो। तो ये मात्र एक व्यक्ति के आज आदरणीय कुछ योगी आदित्यनाथ जी के बेहतर मैनेजमेंट के कारण और विकास की दृष्टि से वैकल्पिक दृष्टि से रखने वाले मुख्यमंत्री के कारण ये ऐसा संभव पाया है कि यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कि एक एक्सप्रेस वे नहीं हुआ करता था। 5 वर्षों में आदरणीय अखिलेश जी एक एक्सप्रेस वे बना पाए, और यही उत्तर प्रदेश है। और कुछ योगी आदित्यनाथ जी की एक मिनट कृष्णा साहब, सवाल मेरा यह था कि प्रियंका गांधी ने खुद को अब जब कांग्रेस का चुनावी चेहरा घोषित कर दिया है तो इससे क्या योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने के जो संभावनाएं हैं वो कम होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं? प्रियंका जी के आने से, खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने से भारतीय जनता पार्टी और कुछ योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने में कोई अंतर नहीं। ठीक है, जमीन आसमान का ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उनका जनाधार नहीं है। ठीक है कृष्णा मोहन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीधे के लिए। रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी, आखिरकार क्या मजबूरियां रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा को खुद को ही प्रोजेक्ट करना पड़ा मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी भी प्रियंका जी ने जो भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तो ये सही बात है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की प्रभारी होने के साथ साथ और राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ आदरणीय प्रियंका जी लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। और हम सभी लोग चाहते हैं, सभी कांग्रेस के नेता चाहते हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आए और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो ये तथाकथित विकासवादी लोग हैं, जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हों 1989 के बाद की
उत्तर प्रदेश में या फिर जो वर्तमान की भाजपा शासित सरकार है वो, इन लोगों ने जो केवल खोखली बातें की है, विकास के नाम से डंका पीटा है, लेकिन वही कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली स्थिति में पूरे प्रदेश को रखा गया। अभी मेरे कृष्णा पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कायदे से कह रहे थे कि अपराध पे नियंत्रण हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपराध पे नियंत्रण हुआ तो फिर धनंजय सिंह की अजीत सिंह हत्याकांड में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? नहीं, एक मिनट, मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज 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 जी। हाँ बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जवाब आपके प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि आदरणीय प्रियंका जी आए और प्रदेश संभालें। तो आप लोग इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के बतौर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में उतर रही है, ये स्पष्ट है आज से? देखिए बिल्कुल, अगर प्रियंका दीदी आती हैं तो हम सभी कांग्रेस के ठीक है के लिए बहुत खुशी की बात। ठीक है। मेरे साथ विनय सिंह समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ रहे हैं। विनय जी, पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, तब राहुल गांधी चेहरा नजर आ रहे थे। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उन्होंने खुद को घोषित किया है कांग्रेस की तरफ से चेहरे के तौर पर। क्या फर्क पड़ेगा इससे आप लोगों के जो विधानसभा चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं उन पर? और एक और सवाल इसके साथ कि क्या अब चूंकि राहुल गांधी नहीं प्रियंका गांधी चेहरा है तो चुनाव के बाद ही सही गठबंधन की संभावनाएं हैं या नहीं? चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी अपना चेहरा इन्होंने प्रकट किया, एक मुखौटा है। ये किसी भी समय उतार करके किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। यह चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में नहीं, बीजेपी का चेहरा कैसे स्पष्ट नहीं है? बीजेपी का चेहरा कैसे कहाँ स्पष्ट है सर? आप ये बताइए, इससे पहले भी चेहरा किसी और का था, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। अब की बार कहा गया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री रहेंगे, ये नहीं कहा गया। अभी चेहरा कहीं स्पष्ट नहीं है। चेहरा सिर्फ एक जगह स्पष्ट है, वह समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इस चेहरे पर उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया, उनकी एक योजना रही, उनका जो विजन अभी घोषणा पत्र देखिए सारी पार्टियां लेकर के आ रही है। कृष्णा जी हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी ईमानदारी से अगर हम कहें तो ये बता दें कि क्या इनके जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जो पिछली बार ये लेकर के आए थे, उसमें 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप देने की बात कही गई थी, 1 GB डाटा फ्री देने की बात कही गई थी, झांसी, इलाहाबाद और कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई थी, कन्याओं की शिक्षा निःशुल्क करने की बात कही। अच्छा ठीक है, ये मुद्दों पर आएंगे हम। एक मिनट विकास जी, मुद्दों पर विनय जी मुद्दों पर आएंगे हम। ये आप भी मान रहे हैं क्या कि प्रियंका गांधी के चुनावी चेहरे बनने से कोई खास प्रभाव नहीं होने वाला, जैसा बीजेपी मान रही है? मुखौटा तो बहुत बाजार में बिकते हैं, कोई लेकर ठीक है। कभी प्रियंका जी का मुखौटा, कभी योगी जी का मुखौटा, कभी केशव मौर्य ठीक है। मुखौटों से चुनाव नहीं होता, विजन से चुनाव होता है। ठीक है। शायद ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में संभवतः पहली बार हो रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मुद्दे, जब मैं पारंपरिक मुद्दे कहता हूं तो धर्म, जाति और अलग अलग चीजों में बटे हुए जो फैक्टर्स हैं उसको लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव देखा। लेकिन यह पहला चुनाव है कि जब कांग्रेस लड़कियों की बात करती है तो तमाम राजनीतिक दल जो है लड़कियों की बात करते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी जब बिजली की बात करती है तो तमाम राजनीतिक दल जो है बिजली की बात करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो विपक्ष भी उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट से ही काउंटर करने की कोशिश करता है। ऐसे में कृष्णा मोहन पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है कि एक तरफ जहां आपका एक चेहरा यह नजर आता है कि आप लोग जो है 80-20 और अली जिन्ना और जालीदार टोपी जैसे चीजों को चुनाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष जो है इसके बनस्पत मुद्दों की बात कर रहा है। आप किस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? सरकार जो है बीजेपी जो है वो किस पर चुनाव लड़ना चाहती है? यह भी एक अहम सवाल है जो उत्तर प्रदेश के जो तमाम मतदाता हैं वो इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं और आपका जवाब सुनना चाह रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, हाँ चंदन जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर 2017 में चुनाव में आई थी और आज 2022 में भी सुना हमारा जो विकास का मुद्दा, वो जो मुद्दा है वो विकास का है। उत्तर प्रदेश में विकास और सिर्फ विकास होगा। तो फिर 80 बनाम 20 क्या है? उत्तर प्रदेश में कोई
तो 80 बनाम 20 क्या है? मैं आपकी बात पे आता हूँ। हाँ। और आप अब यहाँ पे एक बात है कि 80 और 20, 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह में देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक बड़ी योजना के साथ जो पार्टी आगे, ये 80% लोग कौन है कृष्णा जी? इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जो अमन पसंद है। अच्छा। 80% वो लोग हैं जो अमन पसंद है। अच्छा। 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह में देखना चाहते हैं। ठीक है। 80% वो लोग हैं जो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। 80% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़क ठीक है, चाहते हैं। ठीक है। तो 80% वो लोग और ये 20% कौन है? व्यवसाय और बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। हाँ, हाँ। 20% वो लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश में अपराध की इंडस्ट्री चाहिए, जिनको पार्कों पर कब्जा चाहिए, आ रहा हूं रत्नेश जी आपके पास। पर कब्जा चाहिए, हाँ। और जिनको कहलाना चाहिए, हाँ। जिनको मुजफ्फरनगर चाहिए। अच्छा, तो मुझे कृष्णा साहब जरा कृष्णा साहब जरा उत्तर कृष्णा साहब वो 20% लोग हैं। कृष्ण जी जरा रुक जाइए भाई, रुक जाइए। एक मिनट कृष्णा जी जरा वो 20% को कृष्णा जी आप उस 20% को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये जरा पैमाना मुझे और समझा दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कृष्णा मोहन पांडे जी से पूछ रहा हूँ। चंदन जी, पूरा मैं कह रहा हूँ 20% ये वही लोग हैं हाँ, जो लोग उत्तर प्रदेश को पुनः एक अपराध की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो पार्कों पर कब्जा करने वाले लोग थे, जो कहना चाहते थे। कौन से हैं? कौन है वो लोग? जरा नाम ले लीजिए ना। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? ये जनता तय करेगी कि ये कौन लोग थे। ठीक है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता तय करेगी। ठीक है, आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको नहीं पता है। मैं आता हूं विनय जी आपके पास आता हूं। ठीक है, ठीक है, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी, एक तरफ जो है आप लोग लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं, यूथ मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सपा बनाम बीजेपी ही होती हुई नजर आती है। और ऐसे में आज जब आप लोग यूथ मैनिफेस्टो लेकर आए हैं तो एक बार फिर मुद्दों की बात जो है शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां यह है कांग्रेस से कि कांग्रेस को क्या रह रहकर याद आता है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एकदम से गायब, फिर कुछ बड़ा लेकर आप लोग आते हैं, फिर आप गायब, फिर कुछ बड़ा लेकर ऐलान करके आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी क्यों नहीं बन पा रही है कांग्रेस में और कांग्रेस के प्रचार अभियान में? पहला बिंदु जो है कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव नहीं लड़ रही है। ठीक, हम लगातार चुनाव की तैयारी में हैं। आप देखिए, कुछ लोग हो हल्ला करके चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग जाके जनता के बीच में काम करते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं। और जो क्या कहते हैं, तृणमूल स्तर पर जो जनता की समस्याएं हैं, हमने उनसे काम किया। हमने अन्य दलों की तरह हो हल्ला नहीं मचाया। ठीक है। और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि आज जो आपने हमारा महिलाओं के प्रति जो हमारा मैनिफेस्टो देखा, वो आप देखा कि जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महिलाओं की आवश्यकता है, उसके प्रत्येक बिंदु को हमने उस पे आइडेंटिफाई किया है। आज जो हमारे नेता आदरणीय राहुल और प्रियंका जी ने आज जो यूथ मैनिफेस्टो जारी किया, आप देखिए, अगर एक युवा के तौर पे सोचा जाए तो उन सभी बिंदुओं को हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है जो एक युवा चाहता है। एक युवा ये नहीं चाहता कि आप उसे 80 और 20 में कैटेगराइज करिए। हमने बाकायदा, अगर आपने हमारा मैनिफेस्टो सुना होगा तो हमने कहा है कि बाकायदा हम एक भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे जिसमें हम फॉर्म फिल किए जाने की तारीख से लेकर नियुक्ति दिए जाने तक की तारीख का उल्लेख करेंगे। और अगर आयोग उस पर सुनिश्चित तौर पर कार्य नहीं करता है तो हम आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि अब अधिकारी यानी मैं ये मानू ना रत्नेश जी, मैं ये मानू कि कांग्रेस जो है वो चुनाव जो है वो मुद्दों को लेकर लड़ना चाहती है, वो उस फॉर्म में नहीं लड़ना चाहती जैसे उत्तर प्रदेश में अब तक चुनाव होते आए हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। और अब जो ये 2000 बाद की जनसंख्या जो नए वोटर्स के तौर पे आ रही है, उसको मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, उसको ठीक है, से मतलब नहीं है। ठीक है। और वही एक बात और हमारे कृष्णा पांडे जी ने कहा कि 20% लोग जो है वो गुंडाराज लाना चाहते हैं। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन शायद कृष्णा पांडे जी के परिवार ने शायद राम मंदिर के लिए बलिदान नहीं दिया होगा। मेरे परिवार ठीक है, बलिदान दिया है। आ गए ना, यही ठीक है, यही मतलब मुझे कंप्लीट करने दीजिए।
मुझे राम कंप्लीट मंदिर करने दीजिए, राम मुझे कंप्लीट काल्पनिक है, राम करने सेतु काल्पनिक अरे है। अबे यदि भाई आप ये बीच में मत बताते टोकिए, राम मंदिर भाई के बीच लिए में मत टोकिए, आप उदाहरण क्या है तो आपको तुरंत इसी समय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। राम और अच्छा ठीक है कृष्णा साहब आपके पास आऊंगा तब आप काउंटर कीजिएगा। कृष्णा जी हाँ जी रत्नेश जी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल हाँ, मैं बता दूं। हाँ। अभी इन्होंने कहा राम मंदिर पे बात की जाती है, तो मेरे मित्र शायद कृष्णा पांडे को शायद पता नहीं है कि राम मंदिर का ताला जब पहली बार खोला गया था तो कांग्रेस का पीएम ठीक है ये ठीक। देखिए आज मुद्दों की चर्चा है, आज मुद्दों की चर्चा है। एक मिनट रत्नेश साहब, रत्नेश जी, मिश्रा जी ठीक है, मिश्रा जी आपके पास आता हूं। एक मिनट विनय सिंह के पास मैं जा रहा हूं। विनय जी ठीक है। अरे कृष्णा साहब प्लीज, कृष्णा साहब ये चर्चा ऐसे नहीं होगी। नहीं प्लीज, नहीं एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाए। आपकी आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी फिर। एक मिनट रुक जाइए। मिश्रा जी आप भी रुक जाइए। मिश्रा जी आप भी रुक जाइए। ठीक है मिश्रा जी, नहीं एक मिनट मिश्रा जी सुन तो लीजिए। ठीक है आपका पॉइंट आपने मेक किया। मैं आ रहा हूं जरा विनय जी के पास। ठीक है 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है। ठीक है सुनिए, दूसरी बात जो इन्होंने कहा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने पहली बार अयोध्या में आकर राम मंदिर के निर्माण की बात की थी तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक है, अयोध्या में मैं समझ गया। ठीक है पहले रामराज की बात की थी, ठीक है, गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो आपका अस्तित्व भी नहीं था। ठीक है कृष्णा जी प्लीज बीच में मत बोलिए। कृष्णा जी ठीक है। विनय सिंह जी आप दोनों की आवाज फिर मुझे कम करनी पड़ेगी। मैं पांडे जी ठीक है पांडे जी आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में मत बोलिए। मिश्रा जी आप भी शांत हो जाइए। विनय जी आपसे सवाल मेरा ये है, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश का, इसमें दो समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। एक समाजवादी पार्टी वो जो समाजवादी पेंशन योजना को बहाल करने की बात करती है, एक समाजवादी पार्टी वो जो मुफ्त बिजली का वादा देती है, एक समाजवादी पार्टी वो जो रोजगार की भी वादे देती है। तो वहीं दूसरी समाजवादी पार्टी वो है जो जिन्ना को याद करती है, वो है जो मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन को फिर से बैठाना चाह रही है, वो है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने समय की चीजों को भूलकर बीते 5 साल की चीजों को याद कर रही है। कौन सी समाजवादी पार्टी इस वक्त चुनाव में आगे बढ़कर आपको लगता है कि नजर आनी चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को दो समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। एक समाजवादी पार्टी वो भी है जिसके नेता कहते हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो बढ़ानी नहीं चाहिए। तो एक कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश की जनता के मन में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 से लेकर 70 तक काम किया था। उसका जो विजन था उसको हम आगे बढ़ाने का, आज जो हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, कहीं न कहीं जनता के साथ अन्याय हुआ। ठीक है। इन लोगों ने अपने लोक कल्याण घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता आने पर गरीबों को 3 रुपया यूनिट बिजली दिया जाएगा, जो कि झूठ बोल गए। ठीक है। इन लोगों ने कोई काम ऐसा किया नहीं। ठीक है, बिजली की बात हो गई। ठीक है, आगे बात तो सुनिए। हाँ। पूरी बात या तो हो जाने दीजिए। जी। इन लोगों ने हमेशा झूठ बोला है। इन्होंने ये बात करते हैं विकास की, विकास को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। विकास को तो इन्होंने बहुत पहले मान दिया, क्योंकि विकास इनका इतना विध्वंसकारी था कि जो लोगों को बांटने का काम, लोगों में अलगाव पैदा करने का काम, जातियों को लोगों को बांटने का, धर्म बांटने का काम, ये विखंडित राजनीति जो उत्तर प्रदेश को विखंडित करना चाहती है, इनका विकास ये था। लेकिन आज जनता इस चीज को जान गई है। जनता बहुत अच्छी तरह से पता है। ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आज लोग जो है बेल्जियम और जापान को ढूंढ रहे, तो गंगा में लाशें तैरती हुई क्या आपको नहीं दिखती? नहीं लगता आपने सवाल नहीं सुना। विनय जी प्लीज लगता है आपने सवाल नहीं सुना। मैंने दो समाजवादी पार्टी के उदाहरण दिए आपके सामने। मैंने दो समाजवादी पार्टी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। एक ही समाज नहीं, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मुस्लिम और जाट का समीकरण है। मुद्दे ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश
प्रदेश का समीकरण है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो 5 साल में आहत हुई है, जो झेला है, उसका लोक कल्याण का जो मुद्दा है वही समाजवादी पार्टी को कौन अपना आदर्श मानता है? जितना करने वाले तो देखिए इनको जिन्ना के नाम पर किसने उत्तर प्रदेश में राजनीति की एक नई धारा दी? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल को अपना आदर्श मानती है, जिन्होंने देश को अखंड भारत बनाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो जिन्ना को जो देश को 2 टुकड़े करने का और देश की आत्मा को ठीक है, उस जिन्ना को बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। अगर इतिहास में जान ले, अगर इतिहास में जाने का प्रयास करेंगे तो सरदार पटेल ने आरएसएस को आपको कटघरे में रखा था, ये पूरा देश जानता है। उदाहरण बनेगा उत्तर प्रदेश की देश तोड़ने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता एक बार ठीक है पांडे जी, ठीक है, खत्म हो चुका है, ठीक है। डिब्बे में बंद हो चुका है। जनता जान चुकी है, कितना भी चिल्ला लीजिए। आज अगर गांव में जाएंगे तो डंडे से मार करके भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए पार्टी तैयार है। किसी गाँव में गलती से चले मत जाइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं करूँ। ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी। अरे एक सेकंड, कृष्णा मोहन पांडे जी, पांडे जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। पांडे जी पानी पी लीजिए जरा आप, पांडे जी जरा आप पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है विनय जी, आपने अपना पॉइंट मेक कर लिया। मैं रत्नेश मिश्रा जी के पास जाता हूं। रत्नेश जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चुनावी स्थिति नजर आ रही है और जिसको लेकर हमने लगातार समाजवादी पार्टी के 2 समाजवादी पार्टी का उदाहरण मैंने आपको दिया, कांग्रेस इस वक्त जमीनी तौर पर जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि जिस आक्रामक ढंग से सपा और बीजेपी प्रचार कर रही है, कांग्रेस बनस्पत उस तरीके से चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रही है। मुद्दे भले ही कांग्रेस उठा रही हो, ये जो मुद्दे हैं ये जनता तक कैसे पहुंचे, ये कैसे कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी, ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, मुझे पहली बात तो मेरा अनुरोध है कृष्णा पांडे जी से कि मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। ठीक है, हाँ हाँ करने देंगे। पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है कि वो जब कुछ फैक्चुअल बात करेगा तो वो ये बस आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा था। जैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज, अच्छा प्लीज प्लीज, कंप्लीट कर लूं फिर हाँ याद दिलाइए। हाँ ठीक है, याद बाद में दिलाएंगे। कृष्णा जी बोलिए, बोलिए रत्नेश जी। देखिए, जहां तक आपने जो अभी प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और तृणमूल स्तर से जाकर लड़ रही है। दूसरी बात, देखिए सभी के अपने चुनाव लड़ने के तरीके होते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ने के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा। एक होता है किसी भी पॉलिटिकल स्टैंड को जब एक होता है गांधी का तरीका, एक होता है जिन्ना का तरीका। जिन्ना का तरीका जो होता है वो हो हल्ले वाला होता है और गांधी का तरीका जो होता है वो बड़ी शांति से काम करने का होता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से गांधी के चिन्हों पे चली है, तो हम गांधीवादी तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वोट जनता करेगी। ये टीवी पर बात कर तो प्रवक्ता बताते ना कि हम 400 सीटें पा रहे हैं, तो ये वोट नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है ना कि कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। इमरान मसूद उन नेताओं में गिने जाते थे जिन पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बहुत विश्वास करते थे। उन्हें एक तरीके से आप लोगों ने दिल्ली का भी प्रभारी बनाया, लेकिन अब आपके नेता जब आपको छोड़कर जा रहे हैं तब आप किस तरीके से ये जो गैप आ रहा है इसको फिल करेंगे? देखिए, अगर आप यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछते तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि सबसे ज्यादा लंका दोनों पार्टियों की जल रही है। कांग्रेस में अभी फिलहाल स्थिरता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा बिंदु मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जिन्ना और गांधी वाला तरीका मैंने समझा दिया। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि 2000 के बाद जो पैदा हुई जनरेशन है या जो 1995 के बाद की जो जनरेशन है वो नहीं जानती है कि उसको क्या करना है, क्योंकि वही इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। उन्हीं को रोजगार चाहिए। और आपको बता दूं कि वो जनसंख्या टोटल 30% के ऊपर है उत्तर प्रदेश के शासन में। उत्तर प्रदेश राज्य में वो 30% से ज्यादा है। दूसरी बात, बीजेपी का तो दावा है, एक मिनट रत्नेश जी, बीजेपी का तो दावा है
कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सपा बसपा इन दोनों के संयुक्त कार्यकाल से ज्यादा रोजगार दिए हैं। तो ऐसे में अब आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो पहले आप उन राज्यों में युवाओं को दे दीजिए जहां आपकी सरकार है, ऐसा बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपके यूथ मैनिफेस्टो को देखकर कहा है। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बस सुनते रहिएगा। ठीक है। 2017 से आने वाली कोई भी वैकेंसी, और मैं आपको बता दूं कृष्णा जी आप भी सुनिएगा। हाँ, कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं भाई साहब जिसमें मैं खुद परीक्षार्थी था। ठीक, 2018 यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर लीक हो गया, 2017 यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया, 2016 का इन्होंने वो कराया लोअर पीसीएस, उसका पेपर लीक हो गया, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर परीक्षाएं। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से, अब आपको एक बहुत तगड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपके सामने, इन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। उस समय मैं खुद स्वयं परीक्षार्थी हुआ करता था उस एग्जाम का। ठीक है, वहां पे मैंने क्या देखा कि इन्होंने एक रिजर्वेशन जारी किया था ईडब्ल्यूएस, 390 पद थे टोटल। उसमें से अगर ईडब्ल्यूएस के 10% निकाले जाए तो 39 पद होते हैं, और उन्होंने 63 पदों पर नियुक्तियां दी थी। भाजपा के प्रवक्ता जरा समझा दें हमको और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश जनता को कि भैया 339 का 10% 63 कब से होने लगा। ठीक है, अगली बार इन्होंने, अब मेरा सवाल, मेरा जवाब सुन लीजिए। तो बस 10 सेकंड है आपके पास भी जी, सम अप कीजिए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा आंदोलन, अगर सबसे ज्यादा आंदोलन युवाओं के हो रहा है किसी पार्टी के खिलाफ, तो वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं, राजस्थान से भी कुछ युवा जो है वो यूपी में प्रियंका गांधी जब आई थी तो उनके गेस्ट हाउस के बाहर आकर बैठे हुए थे, ये शायद आप भूल गए थे। इसका जवाब बाद में दीजिएगा, कृष्णा मोहन पांडे, जो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर रत्नेश मिश्रा जी ने इनको लिखी है, और हमारे मित्र ने कहा कि 12 से लेकर और 15 से लेकर 22 तक कोई वैकेंसी नहीं हुई। मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूँ कि 2007 से शुरू करता हूँ, 2007 से लेकर 12 तक आदरणीय मायावती जी की सरकार में 1,63,000। छोड़ दीजिए, आप अपनी नहीं, आप सुन लीजिए। अरे रत्नेश जी आप सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अपनी सरकार का बताइए। 1,30,000 वैकेंसी हुई, और 12 से लेकर 17,000 में 1,98,000 आदरणीय अखिलेश की ने भर्ती की। दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 3 लाख वैकेंसी होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख वैकेंसी की है। उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है सुन लीजिए। यूपी पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती 69,000, शिक्षक भर्ती। अरे भैया ये तो बताते जाइए, बताते जाइए किस वर्ष में हुई, और वर्ष 69,000 में तो घोटाला हो गया कृष्णा जी, 69,000 में तो घोटाला हो गया। यूपी पुलिस की वैकेंसी 69,000 में घोटाला हो गया। शिक्षक घोटाला एकदम पारदर्शी तरीके से वैकेंसी किए। अरे भाई साहब वर्ष तो बता, घोटाला हुआ तो वर्ष में आई वैकेंसी, घोटाला हुआ तो हाईकोर्ट वर्ष में आई, हाईकोर्ट चाहिए आपको इससे देगा, परंतु आप नहीं जा सकते। 69,000 पूरी नहीं हुई, 69,000 पूरी नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं। हाईकोर्ट जानती है कि फिर दूसरी बात, हमारे शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, आपने के शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने 6,000 परीक्षा दी है। जिस तरह से आपने कहा कि आपने के शिक्षा मंत्री है ना सतीश द्विवेदी। ये अब सुनिए, इन्होंने राजनीति किया जाएगा। अरे आइएगा रत्नेश जी काउंटर कीजिएगा ना, आपकी बारी दो आएगी जब। रत्नेश जी प्लीज, रत्नेश जी एक मिनट। कृष्णा साहब, अच्छा पानी पीजिए कृष्णा जी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि दिवाली तरीका सिखा रहे थे। इस देश को 2 भागों में बांटकर दंगों की आग में देश भड़काने वाली कांग्रेस। एक मिनट। अरे रत्नेश जी ऐसे मत बोलिए, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्नेश जी ऐसे मत बोलिए। एक मिनट कृष्णा जी 32 वर्षों से, और ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना उसको कोई फैक्ट पता है। बस कृष्णा जी ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। जिम्मेदार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के आप। अरे सॉरी कृष्णा जी, आपको नहीं, मैं रत्नेश जी को कह रहा हूं। रत्नेश जी प्लीज ऐसे कृष्णा जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। अच्छा सुनिए तो एक सेकंड
मेरे पास समय, मैं चर्चा खत्म करने वाला हूं, बस मेरे पास समय की कमी है। तीनों से एक एक सवाल पूछूंगा और तीनों प्लीज अपनी अपनी बारी में ही जवाब दीजिएगा। शुरुआत सबसे पहले मैं विनय सिंह जी से करूंगा। विनय जी, चुनावी मुद्दे आप लोगों के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, लॉ एंड ऑर्डर हैं, या फिर जिन्ना, मुस्लिम यूथ जो तमाम समीकरण आप बिठाना चाहते हैं ये हैं, या फिर समाजवादी सरकार का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको आगे रखना चाहते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन है उत्तर प्रदेश की जनता में इस बात को लेकर, ये आप माने ना माने। मैं मौका दे रहा हूं आपको, 60 सेकंड है आपके पास, प्लीज क्लियर कीजिए कि आप लोग उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्टाइल पर ही चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मुद्दों की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हो रही है? उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल, काम क्या होता है, सरकार काम कैसे करती है, माननीय अखिलेश यादव ने अपने पिछली सरकार में सिखाया था। ठीक है। आज उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश में काम करने की बात लोग कर रहे हैं। आज जो धर्म और जात के मुद्दे पर भारतीय जनता बार बार भटकाती थी, ठीक है, बार भटकाने का प्रयास करी, लेकिन जनता भटक नहीं। ठीक है, वही कारण है कि माननीय राष्ट्रीय ठीक है, जो विजन दिया था, जो काम करने का, ठीक है, समय की कमी है रत्नेश जी, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बढ़ाने के रास्ते पर। ठीक है। रत्नेश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, किस तरीके से कांग्रेस क्या पारंपरिक जो उत्तर प्रदेश में चुनाव जिन मुद्दों पर लड़े जाते हैं, चाहे वो जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, उनको साधती हुई नजर आएगी? क्या हमें ये नजर आएगा कि जब चुनाव आयोग 22 तारीख को तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाएगा तो एक बार फिर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो मंदिर मंदिर घूमते हुए नजर आएंगे, या फिर जो मुद्दे इस वक्त आप उठा रहे हैं इन्हीं मुद्दों के जरिए आप जनता के बीच पहुंचते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी और प्रियंका जी यदि मंदिर जाते हैं तो उनका धार्मिक मामला और हमारा संविधान ठीक है 25 से 28 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उस पर किसी पार्टी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हम 1947 में जब से देश आजाद हुआ था हमने तृणमूल स्तर पर जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, और उसी के साथ हम इस बार फिर युवाओं और महिलाओं और किसानों के मुद्दे के साथ चुनाव में है। और मैं ये बहुत आशा के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और अगर भगवान श्री राम ने चाहा, बजरंग बली ने चाहा तो हम सरकार भी बनाएंगे। ठीक है, कृष्णा मोहन पांडे जी, आपने सुना, भगवान श्री राम और बजरंग बली ने चाहा तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो फिर बीजेपी वाले क्या करेंगे? मुझे बहुत आज हर्ष हो रहा है कि ये चुनावी हिंदू कम से कम इस चुनाव में तो भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली का नाम ले रहे हैं। उसका ये परिवर्तन है जो अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, पहनकर, और लोग अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, आपसे बड़ा हिंदू हूँ। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम बड़ा हिंदू बनने का, कांग्रेसी बड़ा हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये और भारतीय जनता और आपसे बड़ा राम भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहा मैं राम जन्मभूमि से 600 मीटर की दूरी पर पैदा हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास आज समय बस इतना ही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा मोहन पांडे जी आपका। चूंकि समय की कमी है हमारे पास, चूंकि समय की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा मोहन पांडे जी आपका, विनय सिंह जी आपका, और रत्नेश मिश्रा जी आपका, मेरे साथ जुड़कर जो अपने अपने पक्ष हैं वो जनता के सामने रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हर नए दिन के साथ दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार एक नई परिपाटी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, जहां तमाम राजनीतिक दल जो है वो रह रहकर ही सही पर जनता के मुद्दों को जरूर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा और आखिरकार ये उत्तर प्रदेश की जनता को निर्णय लेना होगा कि वो इन तमाम राजनीतिक दलों के बुफे में से किसके बुफे को सबसे ज्यादा पसंद करती है। और आखिरकार जब 10 मार्च को मतदान के परिणामों का ऐलान होगा तो यह सामने आ जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किस पर विश्वास जता रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ आज के लिए इस सत्ता संग्राम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।